अब आगे कुछ दिनों बाद इंडिया मुंबई सुबह का वक्त से दो शख्स एक दूसरे से बट कर रहे थे, जिसमें से एक औरत और एक आदमी थे। वह दोनों किसी विषय पर बातें कर रहे थे और देखने से ये लग रहा था कि वह लोग थोड़े टेंशन में हैं। तभी उसे औरत का पति बोलता है, देखो जानकी, हमें यह इनको बताना ही पड़ेगा कि उन्हें इंडिया जाकर अपने कुल देवी के मंदिर में शादी करनी होगी, क्योंकि हमारे पूरे खानदान को ये श्राप दिया गया था किसी कारण से कि उन्हें पहले अपने कुलदेवी में शादी करनी होती है, नहीं तो दूल्हा और दुल्हन मर जाते हैं। हमारे कुल में सभी ने पहले कुलदेवी के मंदिर में शादी की थी, तो उन्हें भी करना पड़ेगा, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करेंगे तो हम हमारी बेटी को खो देंगे और उसके साथ साथ हमें हमारा दामाद जैसा बेटा भी खोना पड़ेगा। हम ये जानते हैं कि यह अंधविश्वास है, लेकिन हम किसी भी तरीके से यह नहीं चाहेंगे कि हमारी बेटी की जान खतरे में पड़ जाए। और शराब में ये भी था कि अगर हमारे घर की बेटी कुलदेवी के मंदिर में शादी नहीं कर पाती है तो पूरे घर पूरे परिवार को उसे चीज का बलिदान देना पड़ेगा, और धीरे धीरे करके एक एक करके सारे परिवार के जितने भी लोग हैं वह सब मर जाएंगे। तुम्हें तो पता ही होगा कि हमारी बहन के साथ क्या हुआ था। हमने कितनी मुश्किलों से अपनी जान बचाई थी, कितने हवन कितने तपस्या करनी पड़ी, तब जाकर हम लोग बचे थे। भी वह औरत जिसका नाम जानकी होता है वह अपने पति से बोलता है, लेकिन हम उन लोगों को इंडिया आने के लिए मनाएंगे कैसे। तभी वह इंसान कहता है, वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। इतना कहकर दोनों कुछ और बातें करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ लंदन में इस वक्त सुबह के 7 बजे रहे थे और किट्टू अपने बच्चों को तैयार कर रही थी स्कूल जाने के लिए। तभी किट्टू अपनी बेटी जिसका नाम कृष्णा होता है वह उससे बोलता है, देखो कृष्णा, मुझे तुम्हारे शिकायतें आ रही है कि तुम स्कूल में बहुत बदमाशियां करने लगे हो, इसलिए मैं ये तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रही हूँ कि आपसे अगर तुम्हारी कोई भी कंप्लेंट आएगी तो मैं तुम्हारा चॉकलेट खाना बंद कर दूंगी। इतना सुनकर कृष्णा रोने जैसा मुंह बनाकर रहती है, मामा मैं कुछ नहीं करती, वह बच्चे मुझसे पंगा लेने आ जाते हैं, इसलिए मुझे ये सब मजबूरी में करना पड़ता है। तभी किट्टू का बड़ा बेटा किट्टू से कहता है, जिसका नाम वीर होता है, वह कहता है, मामा ये बस बहानेबाजी कर रही है, यही उन लोगों से पंगा लेने जाती है और फिर इसकी कंप्लेंट टीचर्स कर देते हैं। इसके बारे में मुझे सब पता है, ये कब क्या कैसे करती है आपको पता है। लंच टाइम में ना यह ना बच्चों के खाने छीन लेती है और खुद बच्चों की टेस्टी टेस्टी और जंक फूड खाती है। ये बात सुनकर किट्टू घूरती हो या आंखों से अपनी बेटी कृष्णा को देखते और कृष्णा और रोने जैसा मुंह बनाकर मामा बोलते हैं। तभी किट्टू गुस्से से अपनी बेटी कृष्णा से बोलता है, ये तुम्हारी जंक फूड की आदत कब छूटेगा कृष्णा, मैं तुम्हें कितनी बार कहा जंक फूड अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए, तुम मुझे कितनी बार यही चीज बुलाओगी, मुझे नहीं पसंद है एक ही चीज को बार बार बोलना। इतना कहकर कि तो अपना मुंह फैला लेती है गुस्से से। तभी कृष्णा उसे मनाते हुए अपने कान पकड़ते हुए कहती है, सॉरी मैं आपसे मैं नहीं करूंगी, वह तो मुझे बस जंक फूड की सौगंध आ गई थी, तभी मैंने उनसे लंच लिया, लेकिन मैंने अपना लंच सर जितना भी आपने मुझे दिया था वह उन बच्चों को दे दिया था और उनका पेट भी बढ़ गया था। तभी किट्टू बोलती है, आज के बाद मुझे ना ही तुम्हारी कोई शिकायत आनी चाहिए, ना ही तुम कोई जंक फूड खाओगे जब तक मैं नहीं कहूँ। अगर तुम ऐसा नहीं की तो मैं तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट देना बंद कर दूंगी। इतना कहकर किट्टू दोनों को नीचे ले जाने लगती है, क्योंकि उनके स्कूल जाने का टाइम आ गया था। तभी कृष्णा बोलते हैं, सॉरी मामा, मैं आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं करूं जिससे मेरी कंप्लेंट आएगी, और मैं किसी का जंक फूड भी नहीं खाऊंगी, सच्ची, बस आप मेरा चॉकलेट नहीं बंद करना, आपको पता है ना कि मुझे चॉकलेट खाना कितना पसंद है। तभी वीर अपने मन में कहता है कि हमेशा स्कूल में बदमाशियां करती फिरती और टीचर ने इसको कितनी बार उत्तर, लेकिन फिर भी टीचर की बात नहीं मानती है और बदमाशी करती रहती है। इतना कहकर वह थोड़ा हंसने लगता है, क्योंकि इसकी यह छोटी बहन बहुत ज्यादा शैतानियां करती थी और उसके उलट वीर बहुत शांत रहता था। कह सकते हैं कि किट्टू को अपनी माँ की जैसी शैतानियां करने का वरदान मिला, जीन्स मिली, और वीर को अपने पापा जैसा शांत रहना और रूल। देखो दोस्तों, किट्टू पहले बहुत बदमाश है करती थी, लेकिन उसके साथ जो हुआ था उसके बाद से वह हंसना भूल चुके थे और वह ना ही कोई बदमाशी करते थे और उसे कहीं मन भी नहीं लगता था। उसे रात रात भर नींद नहीं आती थी, वह बस यही सोचती थी आखिर मेरी क्या गलती थी। और अपना मन बहलाने के लिए वह पार्क जाने लगे, विला के पास वाला पार्क जो सम्राट का था। उसे पार्क में कई सारे बच्चे आते थे और कई सारे लोग आते थे, जिससे किट्टू का मन थोड़ा बहल जाता था और इधर उधर में ध्यान देने लगती थी। लेकिन किट्टू को सबसे ज़्यादा बच्चे पसंद थे और वह सबसे ज़्यादा उन पर के बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती और खेलती, उसे बहुत पसंद आ रहा था ये सब, और दिन प्रतिदिन उसे बच्चों से और लगाव होने लगा था। लेकिन जब वह एक दिन शाम के वक्त में पार्क से सम्राट के विला आ रही थी, तभी उसको अचानक से चक्कर आने लगता है और वह गिरने लगती है। तभी एक आंटी जो वहीं से गुजर
रही थी और वह किट्टू का अच्छे तरीके से जानती थी। वह किट को गिरने से बचा लेती है और किट्टू जो भी होश हो गई थी, उसे किसी चीज का होश नहीं था। तभी वही औरत किट्टू को अस्पताल लेकर जाती है। तभी किट्टू को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। तब तक सम्राट भी आ जाता है उसे अस्पताल में और वही ये भी सुन लेता है कि तू प्रेग्नेंट है। ये सुनकर दोनों भाई बहन यानी सम्राट और किट्टू खुश हो जाता है, लेकिन किट्टू को थोड़ा डर भी लग रहा था कि वह कैसे उसे इंसान के बच्चों को पाल पाएंगे, क्या उसका गम कभी भर पाएगा, क्या उसकी जिंदगी उजालों से भर जाएगी। वही ये सब सोचती रहती थी, लेकिन सम्राट ने उसे बताया कि जो भी उसे इंसान ने उसके साथ किया उसमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं थी और ये तुम्हारे पर डिपेंड करता है कि तुम इन बच्चों को चाहती हो कि नहीं। अगर तुम चाहती हो कि यह बच्चे तुम्हारे साथ रहे, तुम्हारी जिंदगी बन, तो तुम इन बच्चों को पालो। अगर तुम्हें नहीं मन कर रहा तो मैं लग रहा है कि तुम इन बच्चों को नहीं पाल पाओगी तो ठीक है, हम लोग कल ही अबॉर्शन करवा देंगे। ये सुनकर कि उसका अबॉर्शन हो जाएगा वह बहुत डर जाती है, लेकिन वह हिम्मत से सम्राट से कहती है, हाँ भैया मुझे पता है कि इन बच्चों की कोई गलती नहीं, इसलिए मैं इन बच्चों को पैदा करूंगी और अपना नाम दूंगी। फिर वह लोग घर आ जाते हैं अस्पताल से और दादा दादी को भी बताते हैं और यह सब जानकर दादा दादी भी बहुत खुश हो जाते हैं और तभी से किट्टू को और ख्याल रखने लगते हैं। और कुछ महीने बाद किट्टू के पास दो जिस्मिन से उसका नाम कृष्णा और दूसरे का नाम वीर होता है और यहीं से किट्टू की नई जिंदगी की शुरुआत होती है। जैसे किट्टू के बच्चे हुए थे, वह अपनी बेटी बच्चों के साथ रहती थी और अपना पूरा देती थी और उनके लिए किट्टू की पूरी दुनिया। उसके दो बच्चे हैं और वह इन दोनों को खोना अफोर्ड नहीं कर पाए। फ्लैट आगे कुछ देर बाद किट्टू अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद वापस सम्राट के बिला जाती है और लिविंग हॉल में जहां पर दादा दादी जी बैठे हुए रहते हैं वहीं पर जाकर उनसे बातें करने लगती है। तभी वहां पर एक नए शख्स की एंट्री होती है कि और कोई नहीं, हमारे प्यारे सम्राट की होने वाली पत्नी दिव्या होती है। तभी दिव्या मेंशन के अंदर आते हुए कहते हैं, अरे वाह आप लोग यही मिल गए, मुझे क्या बात है, मेरे बिना क्या बातचीत चल रही। तभी किट्टू बोलती है, कुछ नहीं दिव्या, हम लोग बस बच्चों के बारे में बातें कर रहे थे, तुम बताओ कहाँ गई थी तुम। तभी दिव्या कहती है, वह एक्चुअली मेरे दादा दादी की तबीयत खराब हो गई थी इसलिए मैं राजस्थान गई थी, काली रात को मैं वापस आई हूँ, अब उनकी तबीयत ठीक है और मुझे सम्राट से कुछ बातें करनी है, लेकिन मुझे पता था कि वह इस वक्त घर पर नहीं होगा तो सोचा आप लोग से ही बातें कर लो थोड़ा सा। तभी किट बोलती है, तो मैं क्या बातें करनी थी सम्राट भाई से, क्या मैं सम्राट भाई को बुलाऊं। उत्तर, दिव्या की तैयारी नहीं, वह हमारी शादी से रिलेटेड बातें करने थे, कुछ बहुत जरूरी बातें करनी थी, इसलिए मैंने सम्राट को मैसेज कर दिया था कि वह वाला आ जाए। तभी दरवाजे से सम्राट की आवाज आती है जो दिव्या से पूछ रहा था, क्या हुआ तुम्हें, तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया, बोला। तभी दिव्या कहती है, वह एक्चुअली एक प्रॉब्लम हो गई है, जब मैं अपने दादा दादी को देखने राजस्थान गई थी तभी मुझे ये बात पता चले और यह बहुत जरूरी बात है। तभी सम्राट पूछता है, ऐसी क्या बात है जिससे तुम इतना घबरा रही हो, तुम पहले एक कम करो। इतना कह के वो दिव्या को पानी देने लगता है क्योंकि दिव्या थोड़ा डर रही थी कुछ बताने में। तभी सम्राट दिव्या से कहता है, तुम पहले पानी पी के थोड़ा रिलैक्स करो, फिर हम लोग बातें करते हैं आराम से। तभी दिव्या पानी पी लेती है और एक लंबी गहरी सांस से लेटे कहती है, तुम्हें तो पता ही है कि मैं राजस्थान से हूँ और वहाँ पे ऐसी बहुत सारी घटनाएं है जो बहुत रोशमाई है और बहुत ऐसी चीजें हैं जिसका कोई लॉजिक नहीं है, लेकिन वो चीज़ एक्चुअली में आए इस दुनिया में एक्सिस्ट करती है। तभी कीटो बोलते हैं, आप घुमा फिरा के क्यों बता रहे हो, आप सीधा सीधा बताओ आप क्या बोलना चाहते हो। तभी दिव्या बताती है कि मेरे फैमिली में मेरे जितने भी पूर्वज थे ना, इनमें से एक पूर्वज में एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी, उन्होंने एक लड़की से जो कि एक तांत्रिक की बेटी थी उससे जबरदस्ती शादी कर ली थी क्योंकि उन्हें वह लड़की पसंद आ गई थी, लेकिन लड़की अपने पापा की तरह ही एक तांत्रिक बनना चाहती थी और मेरे पूर्वज ने उस लड़की से जबरदस्ती शादी कर ली थी, लेकिन वो जो लड़की थी वो मेरे पूर्वज से शादी नहीं करना चाहती थी और उसने जिस अग्नि के सामने फेरे लेटे हैं उसी हवन कुंड में अपनी जान दे दी थी, क्योंकि उस लड़की का एक ही लक्ष्य था, वह अभी तांत्रिक बनाए, एक बहुत बड़ा तांत्रिक। लेकिन मेरे उस पूर्व से शादी करने के बाद वो कभी नहीं बन पाएगी क्योंकि हमारे पूर्वज के सर पे एक बहुत बड़ी शक्ति का हाथ है और जब से ही वो लड़की मेरे पूर्वा से शादी कर लेती वैसे ही उसकी जितनी भी तांत्रिक शक्तियां, तांत्रिक याद है, वह सब मिट जाती और वो सिर्फ मेरे उस पूर्वज की बत्ती बन के रह आज़ादी। यह उस लड़की को मंजूर नहीं पड़ा। उस लड़की जिसका नाम माया था उसने अपने आप को अग्नि में डालकर खुद से पलट लिया कि मैं इस नहीं छोड़ूंगी, इसने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मुझे एक तांत्रिक बना था लेकिन यह मुझे अपनी पत्नी बनाना चाहता है, ऐसा मैं कभी नहीं होने दूंगी। ये सब मंजर उस लड़की का तांत्रिक पिता भी देख रहा था जिसको सैनिकों ने पकड़ रखा था
था और दोनों बाप और बेटे को जबरदस्ती आईएएस हवन कुंड में ले आए थे। तभी उस लड़की का पिता गरजते कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की मृत्यु हो गई, अभी मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं ये तुम्हें श्राप देता हूँ, अगर तुम लोग, तुम्हारे प्यो जितने भी वंश आएंगे, उन सभी को मैं श्राप देता हूँ कि तुम लोग की शादी कभी भी इतनी आसानी से और आईएएस हवन कुंड में ना हो। अगर गलती से भी किसी ने शादी कर ली तो उसकी मृत्यु हो जाएगी और उसके साथ साथ उसका पूरा परिवार ये सब चलेगा। तुम्हारे जितने भी वनीशेज होंगे इनमें से कोई भी शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि यह अंगनई और ये 7 फेरे, मंगलसूत्र, सिंदूर, जितने भी चीजें हैं उन सबको मैंने श्राप दे दिया है कि अगर वो तुम्हारे जितने भी वंशज ये सब इस्तेमाल करेंगे अपनी शादी के लिए तो वो सब इस दुनिया में नहीं जी पाएंगे, उन्हें अलग अलग तरीके की मृत्यु हो जाएगी। इतना कह के वह तांत्रिक हंसने लगता है और सैनिकों से अपना हाथ छुड़ाकर, जिसमें उसकी बेटी अपने शरीर को त्याग दी थी, उसी हवन कुंड में वह भी तांत्रिक जाकर अपनी जान दे देता है। ये सब देखकर हमारे वो पूर्वज बहुत डर जाते हैं और कई सालों तक इधर से उधर भटकते रहते हैं और लाखों पंडितों से यह जानने के बाद कि उनका कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उन्हें श्राप बहुत भयंकर श्राप मिला है। तभी उस पूर्वज को एक महाज्ञानी महापंडित दिखते हैं जो कि एक भगवान के समान दिख रहे थे। वो उसको बताते हैं कि अगर तुम अपने कुलदेवी जो इतने शक्तिशाली है, जिसका तेज कोई नहीं सह पाता, अगर तुम उनके सामने शादी करोगे तब तुम लोग बच सकते हो, लेकिन अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा पूरा पीढ़ी, तुम्हारे जितने भी तुम्हारे वंशज होंगे वह सब धीरे धीरे करते हुए मरते जाएंगे, उनके सर पर हमेशा खतरा मदा आते हुए रहेगा। लेकिन एक बात का हमेशा याद रखना, अगर तुम कुलदेवी के सामने शादी करते हो तो कुलदेवी तुम्हें एक कुछ ऐसा इशारा करेंगे जिनसे वह तुम्हें बता पाएंगे कि यह शादी तुम्हारी सफल रहेगी। अगर उन्होंने कोई भी इशारा नहीं किया, कोई भी संकेत नहीं दिया, तो ये समझ लेना कि वह शादी सफल नहीं हो पाएगी और कुलदेवी की ना मंजूरी है उससे शादी में। और फिर भी अगर तुमने शादी कर ली उसे इंसान से तो तुम्हारी मृत्यु होना निश्चित है। इतना कहकर वह महापंडित जी चल जाते हैं और जब वह वंशज उन महापंडित जी को वापस से खोजने के लिए अपने सैनिकों को बताते हैं तो उन सैनिक नहीं ढूंढ पाते है वह महापंडित जी को। तभी वह वेंचर्स को पता चल जाता है कि यह जरूर कोई ना कोई भगवान का इशारा है कि वह इस तरीके से अगर शादी कर तो वह बच सकेगा। तब से ही उसके पूरे परिवार ने ऐसे ही शादी की थी। हर बार वह कुलदेवी के सामने पूजा करते और कुलदेवी कोई ना कोई इशारा कर दी, जैसे घंटी बजना, फूल गिरना, इसी तरीके का इशारा करती है, जिससे उन लोगों को पता चल जाता कि शादी सफल हो जाएगी और उन्हें कुछ नहीं होगा। अब आगे दिव्या की यह सब बातें सुनकर सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और किट्टू सवाल करते हुए दिव्या से पूछता है, तो क्या ये तुम जो स्टोरी बता रही हो उससे तुम्हारा क्या लेना देना है और आप लोगों की शादी से क्या लेना देना। तभी श्रुति रहती है, हमें भी कुलदेवी के सामने पहले शादी करनी होगी, उसके बाद भी हम लोग दूसरे जगह या दूसरे तरीके की शादी कर सकते हैं, दूसरे विधि विधान से। तभी सम्राट कहता है, मैं इन सब में नहीं मानता हूँ, ये सब सच्चे नहीं होते हैं, ये सब बस एक अफवाह है। तभी दिव्या उसे बताते हुए कहती है, कहाँ मैं भी पहले ऐसे ही मानती थी, लेकिन जब से मेरी बुआ और उसके सारे परिवार की मृत्यु हुई है तब से मुझे भी इन सब पर यकीन हो गया। तभी किट्टू पूछते हुए कहती है, ऐसा क्या हुआ था जिससे आपकी बुआ की मृत्यु हो गई। तभी दिव्या रहती है, मेरी बुआ भी इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करती थी, वह भी यही कहती थी कि यह सब बकवास है, ये सब सच नहीं होते, और उन्होंने हमारे दादा के बिना मर्जी के भागकर शादी कर ली और फिर उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। तभी किट्टू पूछता है, ऐसा क्या हुआ था कि आप ऐसे डर रहे हो। तभी इस रिश्ते से डरते हुए कहती है, जब मेरी बुआ शादी करके नाना के पास आए तो दाद ने उन्हें घर से निकाल दिया, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि उनकी बेटी की वजह से उनके पूरे परिवार पर खतरा हो। और जैसे ही हुआ को ना दादाजी ने घर से निकला, वैसे उन्होंने अपनी जितनी भी किताबें थे जिसमें उन्होंने सारे टूटकों और तंत्र मंत्र और बहुत चीज लिखा था उनमें से कुछ पढ़ाने लगते हैं और उनके बाद उन्हें पता चलता है कि उन्हें बहुत बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी कुलदेवी के सामने, तभी उनका परिवार बच्चा पाएगा। तभी नाना ने हमारे राजस्थान की कुलदेवी को अपना जान अर्पण कर दिया। ये बात सुनकर मेरे पिताजी और मेरे घर वालों को बहुत दुख हुआ था, लेकिन सबसे ज्यादा दुख उन्हें बुआ का हो रहा था, क्योंकि हुआ जैसे ही शादी करके अपने नए घर में गई तभी उन्हें पता चला था कि वह प्रेग्नेंट है। लेकिन जैसे ही वह अपना चेकअप करवाने हॉस्पिटल गई थी मंथली चेकअप के लिए, तो वहीं पर उनकी एक बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने अपना बच्चा खो दिया। और उनके पति को जो एक कंपनी में काम करते थे उनकी भी जब चली गई। मेरी बुआ के पास खाने तक के पैसे नहीं थे। तभी हुआ
के जो पति थे वह अचानक से बुआ के सामने अपना गर्दन काट कर अपनी जान ले लेते हैं। ये बात तो बुआ को भी नहीं पता चली थी कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। ऐसा लग रहा था कि उनके पति को किसी ने वश में कर रखा है और ऐसे ही मेरी हुआ सदमे में चले गए अपने बच्चे और अपने पति को खोने के काम से, और धीरे धीरे तुमको एक बहुत बड़ी बीमारी हो गई और धीरे धीरे वह भी इस दुनिया से चले गए। ये सब सुनकर कीर्तन थोड़ा डर जाती है, लेकिन सम्राट पूछता है तो तुम क्या चाहती हो। तभी दिव्या रहती है, तुम्हें मेरे साथ और तुम्हारे पूरे परिवार को मेरे साथ राजस्थान जाकर पहले कुलदेवी के सामने शादी करनी पड़ेगी, और जब कुलदेवी माँ जाएंगे और कुछ इशारा कर देंगे तभी हमारी जिंदगी सफल हो पाएगी, नहीं तो हम दोनों अलग हो जाएंगे। थोड़ा डरते लड़ते रहती है क्योंकि उसे भी पता था किट्टू के बारे में इंडिया का जाने का सुनकर। सम्राट बोलता है नहीं, मैं इन अंधविश्वासों पर नहीं मानता। तभी किट्टू सम्राट का हाथ पकड़ते हुए कहती है पर मैं मानती हूँ, प्लीज भैया आपको वहाँ जाकर शादी करनी होगी, और वैसे भी कुछ दिन की तो बात है, हम लोग जस्ट जाएंगे वहाँ पर और वापस आ जाएंगे 5 दिन में या फिर 1 हफ्ते में। सम्राट को किट्टू वोट बना दिया, तब जाकर सम्राट हाँ बोलता है राजस्थान जाने के लिए, क्योंकि उसे अंधविश्वासों पर बिलीव नहीं था और सम्राट के दादा दादी को भी इन सब चीजों से भरोसा था। लेकिन वह सम्राट का गुस्सा जानते थे, लेकिन वह ये भी जानते थे कि तू कैसे भी करके अपने भाई को मना ले, और ऐसा हो भी गया। वहीं दूसरी तरफ किट्टू के माँ बाप, जिनको अभी एक शर्मा लगा था क्योंकि एक्स ने आकर किट्टू के बारे में सब कुछ उन्हें बता दिया था और आदर्श से उसका पता पूछ रहा था, लेकिन आदर्श ने कुछ नहीं बताया। आखिर कौन था वह सब जिसने किट्टू के माँ बाप को सच बताया? क्या किट्टू के माँ बाप अपने बेटे के लिए तरसते होंगे? क्या श्रुति अपनी जिंदगी स्टार्ट कर पाएगी फिर से? क्या किट्टू इंडिया जाने से डर नहीं रही? यह सब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ और सब्सक्राइब कर दे भाई। हेलो दोस्तों, टू कैल मैंने जो एपिसोड अपलोड करा था उसमें सबके प्यारे प्यारे कमेंट ऐसा आए, तो मैं सबके कमेंट्स पर पढ़े और सबके कमेंट्स लाइक भी किए, और मैंने पूछा था सबसे कि सब कहाँ से मेरी वीडियो देखते हैं, तो सबने अच्छे अच्छे रिप्लाई दिए। किसी ने कहा कि वह गुड़गांव से है, तो किसी ने कहा वह असम से है, किसी ने कहा उत्तराखंड से, किसी ने कहा हिमाचल प्रदेश है, किसी ने कहा उड़ीसा से। ऐसे ही बहुत सारे कमेंट्स आ गए हैं और मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं आप लोगों को बात नहीं सकती हूँ कि मैं आप लोग के कमेंट्स पढ़ के इतनी ज़्यादा खुश हो जाती हूँ कि मैं नाचने लगती हूँ। ये देखकर मेरे पापा मुझे डांटते हुए कहते हैं चुपचाप लड़की को बैठा नहीं जाता है, दिन भर उछल कूद करते रहती है और फ़ोन में बिजी रहती है। और मैं पापा को बोलता हूँ आप तो मुझसे जलते हो, आपको मेरी खुशी दिखाई नहीं देती है, आप हमेशा मुझे ठोकते रहते हो। फिर मेरे पापा मुस्कुराने लगते हैं और हम लोग ऐसे ही हंसी खुशी रहने लगते हैं। कभी कभी मुझे मेरे पापा से बहुत बड़ी वाली झगड़ा हो जाता है और हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते, बट आप तो जानते हो मेरे पापा को। आप लोग कैसे जानते होंगे मैं बताती हूँ मेरे पापा क्या करते हैं। मेरी फेवरेट खान की चीज़ लाते हैं और मुझे मनाने की कोशिश करते हैं और मैं मान भी जाती हूँ। लाइक मेरा इतना सस्ता है कि मैं मान जाती हूँ बेस्ट फेवरेट खाने से। और सच बताओ तो अगर मैं पापा को बताऊंगी कि मैं स्टोरी लिखती हूँ तो वह मुझे कभी स्टोरी लिखनी नहीं देंगे, इसलिए मैंने कभी अच्छे से बात नहीं पाती। वह सिर्फ हमेशा मुझे पता है क्या बोलते हैं, वह हमेशा बोलते हैं पढ़ते रहो तुम, दिन भर पढ़ते रहो, लेकिन फ़ोन मत चलाओ तुम। लेकिन आप तो मुझे जानते हुए मुझे फ़ोन चलाना कितना पसंद है। सच कहूँ तो दोस्तों मेरे पर किसी का कोई कॉल नहीं आता और ना ही किसी का मैसेज आता है। अगर गलती से किसी का मैसेज आवे जाता तो मेरी मम्मी मेरे से बोलता है किस चैटिंग सेटिंग चल रही है, और तभी मैं बोलता हूँ मम्मी ऐसे तो हमको कोई कॉल करता ही नहीं, और किसी एक का गो भी गलती से मैसेज आ रहा है उसमें भी आप नज़र लगा दो। और मेरी यह बातें सुनकर पापा बहुत हंसने लगते हैं और मेरा मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं तुमको कोई मैसेज या कॉल क्यों करेगा। इतना सुनकर मैं अभी हंसने लगती हूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए कुछ ज़्यादा ही हो गया लगता है और बातें हम लोग कल करेंगे। ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट, सो जाओ और हैप्पी नवरात्रि। किसी ने मुझे कमेंट किया था असम से, तो हैप्पी नवरात्रि आपको भी, आप सबको, और घूमो फिरो मजे करो नाचो गाओ। थैंक यू सो मच। अब आगे मुंबई सुबह का वक्त। इस वक्त कृष्णमूर्ति जी अपने ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे थे क्योंकि उनके कुछ महीने होने वाले थे। रिटायर्ड हो तो अच्छे से कम अपना करना चाहते थे और किट्टू की मां किचन में ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक से कुछ बॉडीगार्ड्स उनके घर में आज घुसते हैं और उनके बीच से एक इंसान जो कि बड़े डरौब से चलकर आ रहा था वह सीधा कृष्ण जी के पास आकर रुकता है और कृष्णा जी से कहता है आपकी बेटी किट्टू कहाँ है। तभी कृष्ण जी कहते हैं मुझे क्या पता, वह बदचलन लड़की, वह इतना ही क्या
पाते हैं तभी वह शख्स कृष्ण जी को एक थप्पड़ मारते हुए कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई उसे यह शब्द से पुकारने की जिसकी मैं कल्पना तक नहीं कर सकता हूँ। तभी किट्टू के पापा गुस्से में आकर उसे दश पर भी हाथ उठाने रखते हैं। तभी वह सत्संग का हाथ पकड़ते हुए कहता है, नाना आप ये गलती करके अपने आप का ही लॉस करवा रहे हैं। मैं चाहे तो आपका घर, आपका जमीन और आपकी जब एक झटके में छीन लूं, पर मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं, मुझे बस की कुछ चाहिए। तभी किट्टू के पापा कृष्ण मूर्ति जी कहते हैं, तुम्हें किट्टू से क्या काम है और तुम होते कौन हो किट्टू के। तभी वह शख्स जो कोई और नहीं डांस होता है वह अपने ही घमंड में कहता है, आपका दामाद। तभी कृष्ण जी तेरा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी उन्हें धीरे धीरे कुछ याद आने लगता है और वह वीरांशु की तरह अपनी उंगली दिखाकर करते, तुम तो वही थे ना जो उसे दिन किट्टू के साथ थे उसे फोटो में। तभी किट्टू मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ मैं वही था और मैं अपनी पत्नी को खोज रहा हूँ, लेकिन आपके बेटे ने उसे कहीं छुपा दिया है, मुझे उसका पता चाहिए। तभी कृष्ण जी कहते हैं, तो तुम मेरे बेटे से पूछो तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी वीरांशु कहता है, जिस तरह मुझे पछतावा आ रहा है मैं चाहता हूँ आपको भी पछतावा हुए और आप अपनी बेटी को कैसे भी करके ढूंढ लेंगी, यह मुझे भी पता क्योंकि का बेटा जानता है आपकी बेटी की दुकान। तभी किट्टू के पापा पूछते हैं, पछतावा कैसा पछतावा, मुझे कोई पछतावा नहीं होगा उसे लड़की को अपने घर से निकलने में जिसने ये सब करने से पहले एक बार भी अपने आप से नहीं परमिशन ली। तभी विराज जो कहता है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, इसमें सारी गलती मेरी थी, मैंने एक गलतफहमी के चक्कर में ये सब कर दिया, इस बात का बस जावा मुझे आज तक है। और तभी वीरांशु किट्टू के साथ उसने जो किया और किट्टू की बेगाना है के बारे में बताने लगता है और कैसे वीरांशु ने वह फोटोज भेजे थे और मैरिज पेपर भेजे थे वह सभी बताने लगता है। ये सब जानने के बाद किट्टू के पापा और किट्टू की माँ जो किचन की दीवार से लगी हुई थी और उन सभी की बातें सुन रही थी वह सब रोने लगते हैं और वीरांशु को भी अपने करने का फल मिल रहा था, उसकी आंखों में थोड़े आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह अपने स्वच्छ भाव से कहता है, मुझे उसका पता दे दीजिए नहीं तो मैं भी क्या करूंगा यह मुझको भी नहीं पता होगा। तभी किट्टू के पापा बोलते हैं, वह कहाँ है इस वक्त। तभी वीरांशु एक स्मार्ट करते हुए बोलता है, आपको क्या लगता है आपने जब उसे धक्के मार के निकला था तब वह कहाँ जा सकते हैं और आपको क्या लगता है क्या वह आपको माफ करेगी, नहीं वह आपको माफ करेगी नहीं, वह मुझे माफ करेगी, लेकिन मुझे उसे मिलकर एक बार अपनी सफाई देंगे, उसे एक बार बात करनी है, कितने महीने कितने साल हो चुके हैं उसे बिना देखे उसका कुछ पता भी नहीं चल पा रहा है, पता नहीं कहाँ होगी मेरी बिट्टू। तभी कृष्ण जी कहते हैं, वह कहाँ जा सकती है, जहाँ तक मैं जानता हूँ उसका मुंबई में कोई नहीं था, सिर्फ हमें उसके फैमिली मेंबर है और भी हमारा कोई रिश्तेदार भी नहीं है कि वह वहाँ जा सकती है कहीं। वह इतना कहकर वह डरने लगता है क्योंकि उन्हें अपने बारे में पता चलता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है, तो उन्हें बहुत पछतावा होता है और वह थोड़ा उदास हो जाते हैं और कृष्ण की पत्नी भी उदास हो जाती है। तभी वीरांशु कहता है, देखिए मुझे आपसे और आपकी पत्नी और आपके परिवार से कोई मतलब नहीं, मुझे बस किट्टू से मतलब है जिसका पता आपके बेटे आदर्श को, लेकिन मैं उससे कोई जोर जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरी बहन उसे पसंद करती है, अगर मैं उसके साथ कुछ भी किया तो मेरी बहन जिंदा नहीं रह पाएगी और मेरी बहन मेरी जान है, इसलिए मैं उसका कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता। लेकिन मैं सीधे से उससे पूछता हूँ तो वह मुझे कोई जवाब नहीं देता है, वह सिर्फ मुझे इग्नोर करता है और यह बात मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं आपके पास आया था कि आप उससे पूछेंगे कि दुकान। तभी उन लोगों को आदर्श आते हुए देखा है जो कोई जरूरी काम से घर आया था, कुछ पेपर्स ले रहे थे उसको। तभी कृष्ण जी आदर्श के पास जाकर पूछते हैं कि तू कहाँ है, तुम मुझे पहले ये सब क्यों नहीं बताया। तभी आदर्श जो उसे दिन के बाद से अपने माँ बाप से अच्छे से बात नहीं करता था वह रूखापन दिखाते हुए कहता है, छोड़िए मेरा हाथ और आपको क्या लेना देना, आपने तो उसे घर से निकाल दिया था ढाक के मर के, और मैंने आपको कितना कहा था कि वह बेकसूर है, उसकी जरूर कोई मजबूरी होगी, तब आपने मेरी एक भी बात नहीं सुनी थी और आप उसे आज मुझसे पूछ रहे हैं कि वह कहाँ है। इस वक्त सच कहूँ तो मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप हमारे माँ बाप हैं। अरे आप ऐसे कैसे किसी लड़की को अकेले बाहर धक्के मार के वह भी निकाल सकते हैं, आपको एक पल भी तरस नहीं आया अपनी बेटी पर, आपको तरस नहीं है तो आप मुझे भी तरस नहीं आएगा, मुझे भी कुछ पछतावा नहीं होगा कि मैं आपको नहीं बताया उसके बारे में सब कुछ, मैं आपको अभी भी नहीं बताऊंगा चाहे आप मेरी जान ही क्यों ना दे ले, क्योंकि मुझे उसकी हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद नहीं करनी, वह अभी को शाहजहां भी है वह खुश है, प्लीज दूर रहिए आप लोगों से। और आदर्श वेदांशु की तरफ भी पॉइंट करते हुए कहता है, और आपने बिना को सोते समय सिर्फ एक गलत फैमिली के चक्कर में मेरी बहन की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी, कभी सोचा है उसे पर क्या बीती होगी, नहीं ना तो मैं भी नहीं सोचूंगा कि आपको कितनी उसकी प्रिय है, आप प्लीज यहाँ से चल जाए और हमें परेशान करना छोड़ दीजिए। इतना करके वह अपना हाथ जोड़ लेता है और कहता है, मेरी बहन जहाँ भी है वह खुश है, अगर आप लोग मेरा जान भी ले लो, मुझे जान से मर भी देंगे तो
मैं आपको उसका पता नहीं देने वाला हूँ, क्योंकि मुझे अपनी बहन को खुशी चाहिए, उसके लिए मैं मर भी सकता हूँ। इतना करके आदर्श अपने कमरे में जाता है और कुछ कागजात लेकर वापस बाहर आता है। एक नज़र सबको देखा और वहाँ से चल जाता है। और आदर्श का असर रुख बिहेव देखकर प्रांशु कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन किट्टू के माँ बाप को दिल में चोट सिर्फ लगती है, क्योंकि वह लोग किट्टू का सबसे ज्यादा प्यार करते थे और अपने बेटे के इसलिए पहाड़ को देखकर वह और टूट जाता है। तभी वीरांशु किट्टू के माँ बाप से कहता है, आप उसके माँ बाप थे लेकिन आपने उसे पर भरोसा नहीं किया, लेकिन मैं ये चाहूंगा कि आपने जो पहले गलती की थी वह अब ना करें। आप कैसे भी करके आदर्श सिक्योरिटी के बारे में पता करें और मुझे भी बताएं, इससे हम दोनों को फायदा हुआ। इतना करके विराट जो चल जाता है और किट्टू के माँ बाप अपने सर पर हाथ रख लेते हैं और फूट फूट कार्रवाई जमीन पर रोने लगते हैं। अब आगे वहीं दूसरी तरफ इस वक्त लंदन के शाम के 5 बजे रहे थे और किट्टू और उसके बच्चों के साथ साथ दादा दादी जी भी गार्डन में आराम कर रहे थे। तभी किट्टू अपने बच्चों को बताती है कि वह सब इंडिया जा रहे हैं और बच्चे ये सब सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि उन्हें बचपन से इंडिया जाने का बहुत शौक था। पता नहीं क्यों उन्हें कुछ अलग ही जुड़ाव सा लगता था, उसने लगता था कि कोई अपना है इंडिया में, लेकिन वह सब अभी बच्चे थे तो वह इतना ज्यादा सोच नहीं पाते। तभी कृष्णा अपनी माँ से पूछता है, मामा हम लोग कब जाएंगे इंडिया? तभी किट्टू बोलती है, हम लोग के इंडिया 2 दिन में जा रहे हैं और फिर हम लोग 1 हफ्ते में आ जाएंगे। तभी वीर पूछता है, मामा हम लोग इंडिया में कहाँ जा रहे हैं? तभी किट्टू रहती है, हम लोग पहले इंडिया से मुंबई जाएंगे और मुंबई से राजस्थान जाएंगे। इतना कैसे हुआ? शांत हो जाती है। तभी कृष्ण रहती है, मामा में 1 हफ्तों में अलग खूब सारी मस्ती करेंगे और बहुत सारे फोटो भी खींचवा आएंगे। मैं अपने सारे दोस्त को बता दूं कि मैं इंडिया जा रही हूँ, मुझे बहुत खुशी हो रही है। तभी वीर उसके सर पर डफली मारते हुए कहता है, चुप कर जा पगली, कितना चलेगी? और तभी कृष्ण नाराज होते हुए अपने भाई से करती है, भाई आप हमेशा मेरे सर पर क्यों मारते हो? अगर मेरा दिमाग छोटा हो गया तो मरते मरते इतनी बेरोज के सर पर फिर से मारते हुए कहता है, को फिर से मार दिया, अब तुम्हारा दिमाग तो और छोटा हो जाएगा। तभी कृष्णा अपने भाई के पीछे भागते हुए कहती है, मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, आज आप तो घर मेरे हाथ से। अब इतना करके वह अपना मुक्का दिखाते हुए वीर के पीछे भागने लगती है और फिर उसे चढ़ाते हुए आगे भागने लगता है, लेकिन कृष्ण वीर की रफ्तार को कैच नहीं कर पाती है और तक के वहीं बैठ जाती है। ये सब देखते हुए कि तू और दादा दादी जी बहुत खुश होते रहे होते, क्योंकि बच्चों की इन सब हरकतों पर सबको बहुत प्यार आ रहा था। तभी कृष्णा बोलते हो, मामा मैं तो थक गई। सम्राट की दादी बोलती है, अच्छा मेरा बेटा था क्या, चलो मैं इसको दूध पिलाता हूँ। दूध का नाम सुनकर कृष्णा बड़ा समूह बना लेती है। तभी दादी जी ये देखकर कहती है, ठीक है चॉकलेट दूध पियोगे ना? तभी कृष्णा चॉकलेट का नाम सुनकर अपने जब बाहर निकाल दिया और कहती है, हाँ हाँ चलो चलो मुझे चॉकलेट दूध पीना है। आता करके दोनों अंदर चल जाते हैं और किट्टू मुस्कुराने लगती है। ऐसे ही आज का दिन बीत जाता है और शाम भी 2 दिन बाद लंदन। इस वक्त सुबह के 7 बजे बज रहे थे और इस वक्त के किट्टू और उसके बच्चे ब्रेकफास्ट करके एयरपोर्ट के जाने की तैयारी कर ली थी। इस वक्त उन्हें ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी, क्योंकि उन्होंने कल रात को ही अपनी सारी पैकिंग कर ली थी। और कुछ देर बाद किट्टू और उनके बच्चे के साथ साथ आदत आती, सम्राट और दिव्या भी एयरपोर्ट के लिए निकल जाता है। कुछ देर बाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद वह सब सम्राट के पर्यायवाची से मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। मुंबई एयरपोर्ट दोपहर का समय, इस वक्त एयरपोर्ट पर थोड़ी भीड़ थी और तभी एयरपोर्ट के अंदर से एक लड़की जो बहुत खूबसूरत दिख रही थी और उसके साथ साथ 2 बच्चे जो बहुत क्यूट लग रहे थे। देखने से ऐसा लग रहा था कि वह लोग भाई बहन हैं, लेकिन वह लड़की और कोई नहीं हमारी कुर्ती होती है और उनके बच्चे होते हैं। तभी किट्टू इंडिया में आकर एक गहरी सांस लेती और अपने आप से बोलता है, फॉरगेट किट्टू, सब कुछ भूल जा, तेरा इस दुनिया में तेरे बच्चे के सिवाय कोई नहीं है, अरे यही तुम्हारी फैमिली है। इतना करके वह अपने बच्चों को आगे ले जाने लगता। वहीं दूसरी तरफ उसी वीरांशु जो अपने कंपनी में कुछ काम कर रहा था, उसका दिल अचानक से जोर जोर से धड़कने लगता है। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई अपना उसके पास आने वाला है और इसी उद्वेग गुण वह अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहा था। तभी वह कुछ सोचकर अपने विला जाने का सोचता है और थोड़ा रेस्ट करने का सोचता है और अपनी गाड़ी की चाबी लेकर वह अकेले ही विला जाने के रास्ते पर अकेले ही चल पड़ता है, बिना को बॉडीगार्ड से। तभी उसे फिर से मुंबई की ट्रैफिक में घेर लेता है और वह अपने आप से कहता है, ओह शीत, या ट्रैफिक भी ना। इतना करके वह गुस्सा हो जाता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे एक लड़की दिखाई देती है एक कर्मे से, जो कि अपनी आंखें बंद करते हुए इस वातावरण और इस हवाओं को महसूस कर रही थी। और उसे लड़की को देखते ही वीरांशु पूरा शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह लड़की जो और कोई नहीं किट्टू होती है। वह अपनी आंखें बंद किया इस मौसम और ठंडी ठंडी हवाओं का आनंद ले रही थी। खिड़की का शीशा खोल के करके उसे ये दूर दूर तक नहीं पता था कि उसे कोई बड़े ही शिद्दत से देख रहा है। वह और कोई नहीं, वह विराज होता है, जो पहले किट्टू के देखकर शॉक हो जाता है, लेकिन
उसके दिमाग में कुछ आता है और वह अपने कार को बुलाने लगता है और उसे गाड़ी और किट्टू की एक तस्वीर खींच लेता है। और जैसे ही वह किट्टू के पास जाने वाला होता है वैसे ही ट्रैफिक सिग्नल के लाइट ग्रीन हो जाती है और वह फोटो के पास नहीं जाता क्योंकि दोनों अलग अलग डायरेक्शन में थे, जिससे वेरांशु किट्टू के पास नहीं जा पाता है। और वह जैसे ही देखा है कि तू उसकी आंखों से ओझल हो जाती है, वैसे ही वह अपनी गाड़ी पीछे करके अपने डायरेक्शन चेंज करने लगता है। लेकिन तब तक कीटो की गाड़ी उसकी आंखों से ओझल हो जाती है और किट के गाने उसकी आंखों से वजन होते हुए देखकर वर्कशो को बहुत दुख होता है और वह पूरा सैड हो जाता है। तभी उसके गॉड्स उसके पास आने लगते हैं और कितने आराम से पूछते हैं, क्या वह बस आपने हमें इतनी इमरजेंसी से क्यों बोला, कहीं आप पर हमला तो नहीं हुआ ना। तभी ब्रांचो थोड़ा सब मगर गुस्से आवाज में बोलता है कि तुम मुझे किट्टू देखी थी, अभी यहाँ पर पता करो वह कहाँ गई है और वह किसके साथ रह रही है, वह मुंबई में ही है, जो उसका पता करो। तभी उसके गॉड्स बोलते हैं जी बस, अपना सर झुकाकर फिर वह लोग चल जाते हैं और विरांशु वैसा ही उदास रहता है। वह दूसरे तरफ किट्टू जो मुंबई हो आखिरी बात सोचकर यूज मैसेज कर रही थी, तभी यूज मैसेज होता कि कोई उससे बहुत ज्यादा से हो रहा है। लेकिन जब किट्टू अपनी आंखें खोल के आसपास देखती है तो वैसे हाई सारी गडियान चलने लगते कि उनकी ट्रैफिक की लाइट ग्रीन हो गई थी और इंसान को नहीं देख पार्टी है। तभी कृष्णा बोले थे, मामा मामा में पहुंचने में कितनी देर लगेगी। तभी कितने बोलते हैं, हम लोग कुछ घंटे में पहुंच जाएंगे, तुम चिंता मत करो, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम होगी तो तुम मुझसे बोलना, ठीक है। तभी कृष्णा अपना सर हमें हिलती है और किट्टू कैसे करने पर अपना कर रख के सो जाती है और वीर भी साइड में हल्की झपकी ले रहा था क्योंकि उससे भी नींद आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई किट्टू का घर, प्रियांशु के जाने के बाद किट्टू के पापा ने बहुत कोशिश की कि वह आदर्श से पता लगता सके कि तो कहाँ, लेकिन आदर्श किट्टू के बारे में कुछ नहीं, बात उल्टा है उनको ही सुनने लगा और आदर्श ने उसके मम्मी पापा को भी धमकी दे दी, अगर आप मुझे ज्यादा फोर्स करेंगे मेरी थी के बारे में जानने के लिए तो मैं भी यहाँ से बहुत दूर चल जाऊंगा, फिर रहेगा आप और आपकी पत्नी साथ में। इतना करके वह वहाँ से चल जाता है और तब से ही कृष्ण जी और उनकी पत्नी बहुत सब रहते हैं। वह लोग बहुत उदास हो जाते हैं और उनकी इसके बाद हिम्मत नहीं होती है कि वह आदर्श से कोई भी सवाल पूछ सके। और आदर्श जो पहले से गुस्सा में था सृष्टि के इतनी बार तंग करने से, वह अपने माँ बाप के सवाल सुनकर और टांग में आ जाता है और वह गुस्से के मारे अपने आप को ऐसा बोल देता है। कुछ घंटे बाद राजस्थान, रात का वक्त, इस वक्त राजस्थान में रात्रि का वक्त हो रहा था। तभी वहां के एक महल जैसे घर में कुछ लंबी गाड़ियों का एक कतार आता है और अचानक से उसे महल के सामने रुक जाता है। तभी पिछले सीट का दरवाजा खुलता है और किट्टू के साथ साथ उनके बच्चे और दादा दादी जी निकलते हैं और वह आगे की सीट से सम्राट और दिव्या निकलते हैं। तभी कृष्ण चाहते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं, मामा ये घर तो कितना खूबसूरत है ना, हम लोग भी एक दिन ऐसा कर जैसा महल जरूर बनाएंगे। तभी किट्टू बोलते, हाँ बेटा जरूर बनाएंगे, लेकिन उसके लिए तुम्हें बड़े होना पड़ेगा। तभी केतु बोलती है, मोहम्मद चलाना, अंदर देखते हैं क्या क्या है। तभी फोटो बोलते, आराम से हम लोग चलेंगे, तुम पहले आराम से रहो और ज्यादा इधर उधर मत जाने की कोशिश करना, नहीं तो तुम भूल जाओगी और मैं तुम्हें ढूंढने भी नहीं जाऊंगा, फिर तुमको बिल्ली आकर खा जाए। इतना करके वह थोड़ा थोड़ा मुस्कुराने लगती है क्योंकि कृष्ण को मिलने से बहुत डर लगता था और बिल्ली की आवाज सुनकर कृष्णा डरते हुए कहते, नहीं मामा मैं कहीं और चल को नहीं करूंगी, मैं आपके पास ही रहूंगी, एक अच्छी बच्ची बनकर आया है मैं, गुड गर्ल ना। तभी पेट बोलते हैं, मुझे पता है तुम कितनी गुड गर्ल हो और अच्छे बच्चे हो। तभी वह लोग महल के अंदर जाने लगते हैं, जो और कोई नहीं सम्राट का मिलता है, उसकी कीमत करोड़ों में थी और वह मैं बहुत 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 ज्यादा ही खूबसूरत था, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता था। अंदर जाते ही किसी और उसके बच्चों को मेल के अंदर और भी बहुत सारी ऐसी चीज दिखाई देती है जिसे देखकर बाकी सब मंत्रमुग्ध हो जाए। भी एक रिश्ता बोलती है, वह माँ कितनी सुंदर जगह है, मुझे तो आज मजा आ रहा है, क्या हम लोग यहाँ हमेशा रह सकते हैं। तभी की तो बोलती है, नहीं हम लोग यहाँ हमेशा नहीं रख सकते, हम लोग कुछ ही दिन के लिए और कुछ दिन बाद चल जाएंगे। तभी किट्टू का बेटा बोलता है, माँ आप इसकी बातों पर ध्यान मत देना, ऐसे हर रात रंगीली चीज अच्छी ही लगती है। तभी किट्टू की बेटी बोलती है, और आप तो शांति रही है, मैं आपसे बात नहीं कर रही हूँ तो आप मुझसे क्यों बोल रहे हो और मेरी शिकायत करना बंद कर दो आप। तभी की तुम दोनों को शांत करते हुए कहती है, शांत हो जाओ शांत हो जो, इतनी लड़ने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ तो दोनों कैसे हो, अब चुपचाप कमरे में चलो और वॉशरूम में रेडी होकर बाहर आओ। इतना करके वह दोनों को वॉशरूम में ले जाती है और फ्रेश करवा कर बाहर लाती है और खुद फ्रेश होने जाती है। तब तक दोनों बच्चे खेल रहे थे। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू। आज मैंने किसी का कमेंट पढ़ा और उसने मुझसे कहा था कि किट्टू के बच्चे नहीं होने चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि आप पहले मेरी बात सुनो अच्छे से। किसी भी रिश्ते को मजबूत बनाना है तो एक डोर चाहिए ताकि वह रिश्ता और मजबूत रहे और जिंदगी भर एक दूसरे का वह लोग साथ है, तो वह डोर मैं किट्टू के बच्चों को बनाया। देखो अगर विरांशु किट्टू से मिलने भी है इन फ्यूचर तो वह सिर्फ माफी मांगेगा और किट्टू हो सकता है उसे माफ कर
दे लेकिन किट्टू उसे कभी भी नहीं अपनाएगी, कभी भी नहीं, क्योंकि उसे औरत, उसे लड़की का वीरांशु ने जो हालात किया उसे देखकर किट्टू कभी नहीं अपनाएगी, ना ही आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि एक लड़की जो अपना सब कुछ किसी एक ही आदमी को देती है वह दूसरे आदमी को कभी नहीं दे सकती है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। वीरांशु हो सकता है कि किट्टू से माफी मांग ले, यह वीरांशु का एक पछतावा है, लेकिन अगर वह अपने बच्चों के बारे में जानेगा कि उसके बच्चे भी हैं तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि एक बाप के लिए अपने बच्चों को देखना कितना खुशी भरा माहौल होगा। और मैं आपको बता दूं, किट्टू के बच्चे ही उनके मिलने का असली कारण होगा। ऐसा नहीं होगा कि जेल नहीं होगी, जेल होगी, वीरांशु ज्वेलर्स भी होगा और किट्टू किसी और इंसान के करीब भी जाएगी, मतलब उतना करीब नहीं, असफ्रैन वह जाएगी और इस जेल को मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। बस आप थोड़ा सा सब्र रखो और पूरी कहानी को अच्छे से सुनो। धन्यवाद। वहीं दूसरी तरफ जब से वीरांशु ने किट्टू को ट्रैफिक में देखा था वो पागल सा हो गया था और वो अपने सारे आदमियों को किट्टू को ढूंढने का काम लगा देता है और खुद अपने ऑफिस के कमरे में कुछ सोचने लगता है। तभी उसकी आंखों में किट्टू की आज की, और जब उसने लास्ट 4 साल पहले किट्टू को जब ट्रैफिक में देखा था उसकी छवि आ रही थी, तभी उसका मन उसे कहता है अगर मैंने किट्टू को आज नहीं ढूंढ पाया तो 4 साल पहले की तरह वो मुझसे फिर से दूर हो जाएगी। इतना कहकर वह पैनिक करने लगता है। तभी उसके कानों में अपने फोन की रिंग का आवाज आता है और वह अपना फोन स्क्रीन पर देखा है तो उसके एक बॉडीगार्ड का फोन रहता है जो शायद उसे किट्टू के बारे में बताने के लिए फोन कर रहा था। किट्टू का सोचकर अपना जल्दी से फोन उठा लेता है और सामने वाले की बात सुनता है। सामने से वह बॉडीगार्ड जिसका नाम क्रिश होता है वह डरते हुए कहता है बस मैडम का कुछ पता नहीं चल पाया है और जो आपने वह गाड़ी की नंबर प्लेट की फोटो भेजी थी उसके मालिक का भी कोई आता पता नहीं चल पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ी शख्सियत है जो हमें मैडम से मिलने और उनके बारे में पता करने से रो पड़ा। तभी वीरांशु गुस्से से कहता है तुम नहीं जानते, मुझे किसी भी हालत में कल तक किट्टू का पता चाहिए, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर वीरांशु फोन कट कर देता है और गुस्से से अपनी केबिन से चल जाता है कहीं। और वही किट्टू जब फ्रेश होकर आई तो देखा कि उसके दोनों बच्चे खेल रहे थे। तब वह अपने दोनों बच्चों से बोलता है चलो बच्चों कुछ खा लो, बहुत लंबा सफर था तो तुम्हें भूख लगी हुई है। और बच्चे भी वहां से चल जाते हैं अपनी मम्मी के साथ और ऐसे हैं आज का दिन दे जाता है। रात का वक्त मुंबई। आज वीरांशु को पता नहीं क्यों उसे नींद नहीं आ रही थी और वह सिर्फ और सिर्फ किट्टू के बारे में ही सोच रहा था। उसे हर रात नींद नहीं आ पाती थी अच्छे से क्योंकि उसे बहुत पछतावा होता था। उसे खुद भी नहीं पता था कि वह किट्टू के लिए क्या महसूस करता है, लेकिन वह कैसे भी करके एक बार, सिर्फ और सिर्फ एक बार वह किट्टू से मिलना चाहता था और उसे अपनी गलती की माफी मांगना चाहता था। उसे बताना चाहता था कि उसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। उसके बाद चाहे किट्टू से माफ करे या ना करे, लेकिन किट्टू तो उसे मिल ही नहीं रही थी। अब वह रात भारी यही सोचते राखी कि तू आखिर जा कहाँ सकती है, वह किसके पास है। वहीं दूसरी तरफ आज किट्टू को रोज के मुकाबले बहुत अच्छी नींद आई क्योंकि उसे इस जगह पर कुछ अलग सा है या सारा था, एक सुकून सा लग रहा था उसे। लेकिन ये बात वह भी नहीं जानती थी कि उसे एक सुकून जैसा क्यों लग रहा है। और ऐसे ही करते कि तो अपने बच्चों के साथ खुद सो जाती है। अगले दिन कल सम्राट और दिव्या की कुलदेवी के मंदिर में शादी होने वाली थी, इसलिए मेंशन के सारे लोग अपने अपने काम में जुड़ जाते हैं और कल की तैयारी करने लगते हैं। वही सम्राट को एक जरूरी काम आ गया था तो उसे अर्जेंट दिल्ली जाना था तो वह सबको बताकर कि वह कल तक आ जाएगा टाइम पर वह वहां से चल जाता है। लेकिन उससे दूर दूर तक नहीं पता था कि उसके पीठ पीछे क्या होने वाला है, क्योंकि वह बस ये सोच रहा था कि वहां पर यानी राजस्थान पर तो वीरांशु नहीं आ सकता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। कल सम्राट को एक बहुत बड़ा शौक मिलने वाला है। क्या होगा आगे? क्या सम्राट दिल्ली जाकर कुछ बड़ा गलती कर रहा है? क्या वीरांशु किट्टू से मिल पाएगा? क्या किट्टू वीरांशु को माफ कर पाएगी? जाने के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद। अब आगे सुबह का वक्त राजस्थान। इस वक्त दिव्या के माता पिता किसी को फोन कर रहे थे। तभी दिव्या की माँ बोलती है क्या हमें उन्हें बुलाना चाहिए, पर हमने सम्राट से उनके आने के बारे में तो पूछा ही नहीं। तभी दिव्या के पापा बोलते हैं अरे इसमें पूछने वाली क्या बात है, वह सब हमारे परिवार जैसा है तो हमें भी उन्हें बुलाना चाहिए। तभी दिव्या के पापा जी से फोन कर रहे थे, वह फोन उठा लेते हैं और उधर से हेलो बोलते हैं। तभी दिव्या के पापा
बोलते हैं राजवीर कैसे हो तुम दोस्त। तभी उधर से राजवीर जो कि और कोई नहीं विरांशु के पापा होते हैं वह बोलते हैं मैं तो बढ़िया हूँ, कितने दिन बाद मुझे याद किया, मुझे तो लगा था तो मुझे भूल गई। तभी देगा के पापा बोलते हैं अगर तुम्हें हम कैसे भूल सकते हैं, तुम हमारे बचपन के मित्र हो। वो हमने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया था कि हमारी बेटी दिव्या की शादी हुई पक्की हो गई है, तो हमने तो इसलिए फ़ोन किया था। तभी राजवीर बोलता है दिव्या बेटी की शादी तुमने पक्की कर ली और हमें आप बता रहे हो। तभी उधर से देव के पापा बोलते हैं अरे समय नहीं मिला और तुम तो जानते ही हो कि हमारे श्राप के बारे में। तभी तो से राजवीर बोलते हैं हाँ वह तो मैं जानता हूँ। तभी दिव्या के पापा बोलते हैं श्राप के वजह से मैं तुम्हें नहीं बताया था, लेकिन कल ही हमारी बेटी की शादी कुंडली के मंदिर में हो रही है, इसलिए मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ साथ तुम्हारा पूरा परिवार आए और हमारी बेटी की शादी में शामिल हो। तभी उधर से राजनीति बोलता है जी जरूर, हम लोग जरूर आएंगे तुम्हारे बेटी की शादी में, आखिर तुम्हारी बेटी हमारी बेटी जैसी ही तो है। तभी उधर से दिव्या के पापा बोलते हैं वैसे श्रुति बेटा कैसी है। तभी राजवीर बोलते हैं हमारी बेटी भी अभी बढ़िया, अभी वह कॉलेज में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है। तभी राजवीर जी कहते हैं उधर सब ठीक है ना। तभी दिव्या के पापा बोलते हैं है इधर सब ठीक है, तुम अपना बताओ। तभी राजवीर जी कहते हैं इधर भी सब ठीक है, अच्छा जल्दी से तुम फ़ोन करो, हमें अपनी बेटी के लिए बहुत सारे गिफ्ट भी लेने और तैयार भी होना है, तो हमें टाइम लगेगा, तो हम लोग जा रहे हैं अपनी पैकिंग करने, क्योंकि तुमने हमें पहले तो बताया नहीं कि हम लोग पहले से ही पैकिंग करेंगे, गिफ्ट रखें। तभी दिव्या के पापा बोलते हैं अरे गिफ्ट ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम बस अपने पूरे परिवार के साथ आ जाओ, हमें बहुत अच्छा लगेगा। वैसे भी तुम्हारे सिवा हम लोग का कोई भी अपना नहीं है और हमने किसी को बुलाया भी नहीं है, सिर्फ आप ही लोग को बुला रहे हैं। तभी राजवीर जी कहते हैं ठीक है, हम और मेरा पूरा परिवार आएगी तुम्हारी बेटी की शादी में। तभी दिव्या के पापा बोलते हैं कल कुलदेवी के मंदिर में शादी होने के बाद एक दो और रस्म करने के बाद हम अपनी बेटी को विदा कर देंगे। तभी राजीव जी कहते हैं वैसे लड़का कौन है और कहाँ का रहने वाला। तभी राजवीर जी की बातें सुनकर देव जी उसे सम्राट के बारे में बताने लगते हैं कि सम्राट कितना बड़ा बिजनेसमैन है और उसके बहुत सारे बिजनेस पहले पड़े हैं पूरे एशिया में। ये सुनकर राजू जी खुश हो जाते हैं, क्योंकि वह भी दिव्या की अच्छी लाइफ और उसके अच्छे जीवन साथी की प्रार्थना करते रहते थे, क्योंकि बचपन से वह लोग एक दूसरे के साथ ही रहे थे और उनके बच्चे भी अच्छे खासे दोस्त थे और भाई बहन जैसा रहते थे। तभी राजवीर जी कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी को बताने और हम सब पूरा परिवार आ रहे हैं, आज ही आ रहे हैं, शाम तक हम लोग आ जाएंगे। तभी दिव्या जी कहते हैं ठीक है, लेकिन आराम से आना, कोई जल्दबाजी मत करना। तभी राजवीर जी अपना सर हमें हिला के फ़ोन काट देता है। फ़ोन काटने के बाद राजवीर जी अपनी पत्नी के साथ साथ अपने पूरे परिवार को बताते हैं कि दिव्या की शादी तय हो गई है और उन्हें आज ही राजस्थान जाना है। इतना सुनकर सब खुश हो जाते हैं और अपनी जल्दी जल्दी पैकिंग करने लगते हैं और राजवीर जी अपने कुछ नौकर को इंस्ट्रक्शन देते हुए कहते हैं दिव्या बेटी के लिए जो भी पसंद आए सब कुछ खरीद दो और पैसे की चिंता मत करना, क्योंकि हम लोग पैसे नहीं देखते हैं, तुम लोग जल्दी से जल्दी हमारी बेटी के लिए अच्छे अच्छे तो फिर ढूंढ के लो, तब तक हम लोग बाकी की तैयारी करते हैं। और वह नौकर जिसमें से कुछ फीमेल भी थी वह सब अपना सर हमें लाकर देव के लिए अच्छे अच्छे गिफ्ट और ज्वेलरी लेने चल जाते हैं। वहीं कुछ देर बाद सब की पैकिंग हो जाती है और 1 घंटे में वह सब प्राइवेट जेट से राजस्थान के लिए निकल जाते हैं और कुछ घंटे बाद राजस्थान पहुंच जाते हैं। राजस्थान पहुंचने के बाद उनका बहुत अच्छे से स्वागत होता है और वह लोग बहुत खुश हो जाते हैं। ऐसा स्वागत देखकर वहां पर श्रुति भी आए थे, लेकिन अभी तक श्रुति ने किट्टू को नहीं देखा था, नहीं किट्टू ने श्रुति को देखा था और उसे वक्त विरांशु अपने ऑफिस में बिजी था, इसलिए उसने किसी का फोन नहीं उठाया, अपनी माँ का भी फोन नहीं उठाया, नहीं श्रुति का फोन उठा है। और उसकी सबसे बड़ी गलती होने वाली थी, अपने बेटे को फोन ना उठाते हुए देखकर राजवीर की मां ने सोचा कि शायद वह हर बार की तरह इस बार भी किसी के शादी या कोई पार्टी में नहीं जा पाएगा, इसलिए उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं सोचा और मुंबई से राजस्थान के लिए रवाना हो गई थी। वहीं किट्टू जो अपने रूम में अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, उसे दूर दूर तक नहीं पता था कि आज उसकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है। अब आगे कुछ देर बाद किट्टू जब अपने रूम में अपने बच्चों के साथ खेल रही थी, उसे जोर जोर से ढोल नगारों और लोगों की आवाज
आवाज आने लगती है तो वह बालकनी से देखने जाती है तो कुछ लोगों का स्वागत कर रहे थे दिव्या और दिव्या की पूरी फैमिली, और वह लोग भी बहुत अच्छे लग रहे थे जिनका स्वागत हो रहा था। इस वक्त श्रुति किट्टू को नहीं देख पाती क्योंकि उसे वक्त श्रुति अपने भाई को फोन करने के लिए साइड में चल जाती है। तभी किट्टू के पीछे पीछे उसके दोनों बच्चे आ जाते हैं और बोलते हैं, वह मामा कितना अच्छा स्वागत, थोड़ा चलो ना हम लोग भी नीचे जाकर देखते हैं। तभी किट्टू बोलती है, ठीक है चलो बच्चों, लेकिन आराम से। इतना करके वह तीनों नीचे आ जाते हैं और दोनों बच्चे और ढोल नगाड़ों के साथ नाचने लगते हैं और किट्टू और दादा दादी जी ने देखकर खुश होने लगते हैं। और कुछ देर बाद दिव्या के साथ साथ पूरा फैमिली उसे ढोल नगाड़ा पर नाचने लगते हैं। बच्चों का देखा देखी और नागौर में दिव्या ने किट्टू को भी खींच लिया था नाचने के लिए। तभी श्रुति जो फोन करके अपने भाई को बताना चाहती थी कि वह लोग राजस्थान आए हैं दिव्या दी की शादी में, लेकिन उसका भाई तो फोन उठा ही नहीं रहा था। तभी जैसे श्रुति पीछे मुड़ती है तभी उसे किट्टू दिखती है जो नाच रही थी और वह इस वक्त लाल अनारकली सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। तभी श्रुति के हाथों से उसका फोन गिर जाता है और वह अपनी आंखों में आंसू लेते हुए किट्टू को देखने लगती है और दौड़ के किट्टू के पास जाती है और श्रुति को गले लगाते हुए कहती है कि तू आप कहाँ चली गई थी, आपको पता नहीं मैंने आपको कितना मिस किया। और किट्टू जो अपने नाचने में व्यस्त थी अचानक से किसी लड़की को ऐसे गले लगाते हुए देखकर शॉक हो जाती है और उसे हटाकर देखी है तो वह और कोई नहीं श्रुति होती है जो कि रो रही थी। तभी किट्टू को सब याद आने लगता है और वह वहीं पर पैनिक करते करते बेहोश हो जाती है और किट्टू को ऐसे बेहोश होता हुआ देखकर श्रुति डर जाती है और सबको बोलने लगती है जो अभी नाचने में व्यस्त है। तभी दिव्या देखी है कि तू बेहोश हो गई है, तब उसकी नज़र श्रुति पर जाती है, लेकिन दिव्या को नहीं पता था कि वह यही श्रुति है जो एक यूट्यूब की पहली दोस्त हुआ करती थी और इसी की वजह से फिर तू की ऐसी हालत हुई थी। तभी दिव्या श्रुति से पूछते हुए कहती है क्या हुआ है उसको। तभी श्रुति रहती है, पता नहीं इन्हें क्या हो गया, प्लीज आप इन्हें डॉक्टर को दिखाए। तभी दिव्या श्रुति को शांत करवाते हुए वह कहती है, तुम पहले शांत हो जाओ, मैं बुलाती हूँ डॉक्टर को। इतना करके वह अपना फोन निकलती और डॉक्टर को फोन कर लेते। तब तक घर के सारे लोग किट्टू को उठाकर किट्टू के कमरे में छोड़ देते हैं और तभी डॉक्टर भी आ जाते हैं और डॉक्टर चेकअप करने के बाद किट्टू के बारे में बताते हैं कि उन्हें कुछ चीज का स्ट्रेस आ गया था इसलिए वह पैनिक करके बेहोश हो गई थी। यह सब सुनकर श्रुति की आंखों में आंसू हो जाता है क्योंकि ऐसा लग रहा था कि किट्टू की वजह से पैनिक की है। तभी कुछ देर बाद किट्टू की आंखें खोलने लगती है और जैसे वह आंखें खोलकर देखे तो उसके सामने घर के सारे लोग थे और सामने की तू अपनी रोटी हुई आंखों से उसे ही देख रही थी। तभी किट्टू को सब कुछ याद आ जाता है और वह आसपास अपने बच्चों को खोजने लगते हैं क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि श्रुति को पता चले कि यह उसके ही बच्चे हैं। तभी किट्टू आसपास जो देखी है उसे देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसके बच्चे उसके बगल में बैठे हुए थे और रो रहे थे क्योंकि उसकी मामा अचानक से बेहोश हो गई थी और उन्होंने अपनी मामा को इस हालत में कभी नहीं देखा था, इसलिए वह लोग रोने लगते हैं। तभी कीटो ने शांत करते हो करती है, चुप हो जाओ मेरे बच्चों, कुछ नहीं हुआ, देखो माँ सही सलामत है। वह मामा को थोड़ा चक्कर आ गया था इसलिए माँ बेहोश हो गए, तुम लोग चिंता मत करो। श्रुति जो अभी रो रही थी कि तुमको उन दोनों बच्चों के सामने ऐसे बोलता हुआ है थोड़ा शॉक हो जाती है। तभी श्रुति उन बच्चों को ध्यान से देखती है तो उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाते क्योंकि वह दोनों बच्चों का फेस, जिसमें जो वीर था उसका फेस उसके भाई जैसा मिलता था और जो कृष्णा थी उसका फेस भी थोड़ा थोड़ा उसके भाई फिर आंसू जैसा मिलता था। तभी श्रुति अपने मन में शोक होते हुए कहती है कहीं ये दोनों बच्चों मेरे भाई केतन। इतना करके वह थोड़ा खुश हो जाती है लेकिन कंफर्म भी तो उसे करना था कि यह उसके भाई के बच्चे हैं कि नहीं, लेकिन उससे पहले उसे श्रुति से बात करनी होगी और उसे अपनी गलती की माफी मांगने होगी और पश्चाताप करना होगा। इतना सोचकर वह शांत हो जाती है। वही किट्टू दिव्या को इशारा करती है कि सबको जाने के लिए बोल दीजिए, अभी वह अच्छे हालात में नहीं है। देव भी उसकी बातें सुनकर सबको जाने के लिए बोलते हुए कहती है कि अब किट्टू की हालत सही है और इसे थोड़ी देर और आराम करना, तो आप लोग भी अपने कमरे में जाकर आराम कीजिए। और सभी घर वाले दिव्या के बात सुनकर अपना सर हमें मिलते और सब वहां से चल जाते हैं। तभी दिव्या किट्टू के रूम का गेट लॉक करके किट्टू के पास आती है और उससे पूछता
पूछता है क्या हुआ है तुम्हें, तुम मुझे बता सकती हो। तभी कि तू अपने बच्चों की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि बच्चों के सामने मैं अभी नहीं बता सकती हूँ। तभी भी दिव्या बोलने की जो बच्चों टेबल पर जाकर खेलो, इस वक्त तुम्हारी मामा अच्छे हालात में नहीं है तो इन्हें थोड़ा आराम करने दो। और अपनी मामा की हालत देखकर बच्चे अपना सर हमें लेट और सोफा के पास जाकर टेबल के ऊपर रखे खिलौने से खेलने लगते हैं। तभी कि तू थोड़ा सिसकते हुए कहती है दिव्या वह मेरी फ्रेंड श्रुति तुम्हारी बहन है, क्योंकि किट्टू को पता चल गया था कि यह लोग उसी के परिवार से और दिव्या के अच्छे फैमिली फ्रेंड्स। तभी दिव्या ना समझते हुए कहती है मतलब तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी किट्टू हल्का रोते हुए कहती है क्योंकि वह अच्छे से रो नहीं पा रही थी क्योंकि उसके बच्चे सामने ही थे। तभी किट्टू रहती है दिव्या जिन्होंने मेरे साथ गलत किया जिसकी वजह से मैं इतना कुछ था वह श्रुति है तुम्हारी बहन। इतना कहकर वह अपनी आंखों पर हाथ रखकर जोर जोर से रोने लगते हैं क्योंकि उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। ये सब सुनकर देव शॉक हो जाती है और उसका हाथ हिलाते हुए कहती है क्या तुम सच बोल रही हो, क्या वह श्रुति थी, क्या वह वीरांशु थी, क्या वह वीरांशु भैया थे, बताओ मुझे किट्टू प्लीज बताओ मुझे। हीरांशु का नाम सेट करके पैनिक करने लगती है लेकिन धीरे सपना सर हमें हिलती है और जोर जोर से रोने लगती है। ये सब सुनकर दिव्या शॉक हो जाती है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि अब तो श्रुति को पता चल गया था कि वह दिव्या के साथ रहती है, यानी उससे ये भी पता चल जाएगा कि वह सम्राट के साथ रहती है। किट्टू ये सब किट्टू के लिए बढ़िया नहीं होगा, ये सोचकर वह जल्दी से सम्राट को फोन मिलती है लेकिन सम्राट फोन नहीं उठाया था क्योंकि सम्राट अभी एक जरूरी मीटिंग में बिजी था। दिव्या ने सम्राट को कई बार फोन किया लेकिन सम्राट फोन नहीं उठा पाया था क्योंकि उसका फोन स्विच ऑफ था और वह एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग कर रहा था। तभी किट्टू दिव्या से बोलता है मुझे क्या करना चाहिए, क्या वह सब मेरे बच्चे को छीन लेंगे, क्या उन्हें पता चल जाएगा मेरे और मेरे बच्चों के बारे में, प्लीज दिव्या कुछ करो नहीं तो मैं जी नहीं पाऊंगी, मुझे बहुत रोना आ रहा है लेकिन मैं अच्छे से री भी नहीं पा रही। क्या होगा आगे, क्या आज श्रुति वीरांशु को बता देगी कि उसके बच्चे भी हैं, क्या श्रुति किट्टू से माफी मांग पाएगी, क्या वीरांशु को अपने बच्चों के बारे में पता चलेगा, क्या किट्टू वीरांशु के जाने से पहले यहाँ से चल जाएगी, क्या सम्राट जान पाएगा कि उसके पीठ पीछे क्या हो रहा है। जाने के लिए बने रहे हमारे साथ प्लीज दोस्तों, लाइक सब्सक्राइब शेयर और एक प्यार से कमेंट जरूर कर दे। थैंक यू सो मच।